स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो जो यहाँ पर आपकी उत्तराखंड वन दरोगा की चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो उसी का यह अगला भाग है। तो इससे पहले आपके काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। साथ ही में आप लोग चाहते हैं कि यह वीडियो सीरीज आपको प्रतिदिन यानी डेली मिलती रहे, तो आपको उसके लिए सिर्फ दो काम करने होंगे कि आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम का ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पर वीडियोज को शेयर करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रहे हैं। और साथ ही में अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है, रासायनिक संयोजन के कितने नियम हैं? हाउ मैनी रूल्स ऑफ केमिकल कंपोजिशंस आर? तो आपका जो रासायनिक संयोजन होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, इसके टोटल्स आपके दो नियम हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रासायनिक संयोजन का नियम था यह आपके दो वैज्ञानिकों ने दिया था। पहला है आपके एंटोनियो लेवोजियर एंड सेकंड वन जोसेफ प्राउस। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रासायनिक संयोजन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिया। तो आपको ध्यान रखना है एंटोनियो लेवोजियर एंड जोसेफ प्राउस। फिर आपके जो अगले जो दो नियम हैं वो कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड वन है आपका स्थिर अनुपात का नियम, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो। अब इनके बारे में डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो जो आपका पहला वाला था आपका वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यह नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपका जो द्रव्यमान होगा उसको हम न तो आप सृजन कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। यानी जो आपका मास होगा वो कैन न तो आप उसको जो है क्रिएट कर पाओगे एंड न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यह आपका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर आपका जो दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम, यह नियम कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो आपका चाहे कोई भी यौगिक होगा तो उसमें जो आपके तत्वों का जो आपका जो द्रव्यमानों का अनुपात होगा वह आपका एक निश्चित अनुपात होगा, चाहे वह तत्व आपका किसी भी जगह पर से आपका लिया जाए। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यानी उदाहरण के लिए आपका जो जल होता है, जो पानी होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो पानी है वो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, और जो पानी होगा उसमें आपका हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वह हमेशा 1:8 होगा, चाहे आपका पानी का स्रोत कोई भी हो। चाहे आपने पानी किसी भी जगह से लिया होगा उसमें हमेशा जो अनुपात होगा द्रव्यमान का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वह 1:8 होगा। फिर आपका जो अगला है वह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 9 ग्राम जल को अपघटन किया जाएगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन व 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो यानी आपका जो पानी बना होगा तो अगर हम उसको डिकम्पोज करेंगे तो आपको जो है 1 ग्राम तो यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन आपको मिलेगी। यानी आपका इससे यह सिद्ध होता है कि आपका जो रासायनिक संयोजन में जो आपका द्रव्यमान होता है इसका न तो हम सृजन कर सकते हैं और न ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर आपका जो अगला है वह है, जॉन डाल्टन के अनुसार तत्व का सूक्ष्मतम कण है। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज। तो जो जॉन डाल्टन थे उनके अनुसार जो तत्व का सूक्ष्मतम कण है वह है परमाणु यानी एटम्स। तो जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो तत्व होता है उसका सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। फिर आप आगे देख सकते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, तो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण, यानी आपका चाहे वह तत्व होगा चाहे वह यौगिक हो या मिश्रण हो,
सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो यह आपका जॉन डाल्टन ने कहा था। फिर अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगला है परमाणु की त्रिज्या। तो यानी जो आपकी परमाणु की जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, इसको किसमें मेजर किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणु की त्रिज्या को हमेशा नैनोमीटर में आपका मापा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक नैनोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका एक नैनोमीटर में आपके 10⁹ मीटर होते हैं और 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर आपका जो अगला है वह है सबसे पहले तत्वों के लिए प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? विच साइंटिस्ट फर्स्ट यूज द सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स? तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तत्वों के लिए सिंबल्स का यूज जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूज किया, उनका नाम है आपका डाल्टन। तो ये भी सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ही शुरू किया था। फिर आपका जो अगला है वह है तत्वों के बारे में, जो आपके नाम होते हैं उनके जो मात्रक होते हैं वो कौन रखता है? तो आपको ध्यान रखना है कि तत्वों के जो नामकरण किया जाता है वो IUPAC के द्वारा किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म। तो IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। यह एक आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने का कार्य करती है। तो यह IUPAC के बारे में आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका जो अगला है वह है मानक परमाणु द्रव्यमान के संबंध में। तो आपसे अगला पूछा जा सकता है कि मानक परमाणु द्रव्यमान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच इज यूज फॉर स्टैंडर्ड एटॉमिक मास। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मानक परमाणु द्रव्यमान होता है इसके लिए हमेशा कार्बन 12 के जो समस्थानिक होते हैं, यानी आपका कार्बन 12 के जो आइसोटोप होते हैं, इनका यूज मानक परमाणु द्रव्यमान के लिए किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक वन यू का मान कितना होता है, तो एक यू का मान होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1U = 112 मास ऑफ कार्बन एटम। और जो U है यहाँ पर U का मान होता है, यहाँ U की जो आपकी स्टैंड फॉर होता है यूनिफाइड मास। फिर आपका जो अगला है वह है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात होता है। तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें आपका जो कार्बन एंड जो ऑक्सीजन होगी इसका जो रेशियो होगा वो होगा 3:8। तो आप सभी को पता होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है CO2। तो जो आपकी कार्बन है इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 12 एंड जो ऑक्सीजन होती है इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें आपका कार्बन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के आपके 2 परमाणु है। तो यहाँ पर आपकी 2 की मल्टीप्लाई होगी। तो आपका अब जो नया बनेगा आपका वह बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कार्बन था वह था आपका 12, एक परमाणु है, और ऑक्सीजन के 2 थे तो वह हो जाएगा 32। तो जब आप इसको जो है सिंप्लीफाई करोगे तो ये कटेगा आपसे 4 3 यानी 3:8। तो इस प्रकार से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान अनुपात है वह 3:8 आया। तो इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए तो इसी प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर आपका जो अगला है वो है आयंस के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके आयंस होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, धनायन एंड ऋणायन, यानी कैटायन एंड एनायन। फिर आपका जो अगला है यहाँ से वो है आणविक द्रव्यमान के बारे में। तो आणविक द्रव्यमान के बारे में आपको महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जो U है स्मॉल u, अभी इसको ऊपर बताया था कि इसको कहा जाता है यूनिफाइड आपका जो मास होता है वह। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका इंग्लिश में है जो। फिर आप आगे देख सकते हैं उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया कि H2O यानी जल। तो अगर आपसे कहा जाए कि जल का आणविक द्रव्यमान आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान 1U होगा, ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह 16U होगा। फिर जब आप
हाइड्रोजन, इसमें आप H2O यानी आपके हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1। तो जब इसका आप परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1, क्योंकि एक आपका हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, प्लस 16 × 1 क्योंकि ऑक्सीजन का 1 है, तो आपका जो टोटल आएगा वह आएगा 18U। तो आपका जो पानी है H2O है, इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वह होगा 18U। तो इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर NH3, तो जो आपका अमोनिया होता है NH3, तो आप जल्दी से जो है वीडियो को पॉज करें और NH3 यानी अमोनिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा। तो सभी लोग जल्दी से मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें NH3 अमोनिया का एंड कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। फिर आपका जो अगला है यहाँ से वह है आवोगाद्रो के बारे में। तो आपको जो आवोगाद्रो है इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है कि किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि 6.022 × 10⁻23, और इसी को आपका आवोगाद्रो संख्या या आवोगाद्रो स्थिरांक यानी आवोगाद्रो जो कांस्टेंट होता है वो होता है 6.022 × 10⁻23, और यह आपका किसी भी पदार्थ के 1 मोल जो होगा उसमें कणों की संख्या के बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर आप आगे देख सकते हैं कि जो आपका आवोगाद्रो स्थिरांक होता है इसको N0 यानी N0 से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। फिर आपका जो अगला है वह होता है आपका सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पदार्थ होगा तो उसका जो 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वह उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, यानी आपका यह ग्राम में होता है। तो अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न है कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ हीलियम। तो यह आपका जो है एक न्यूमेरिकल्स, यहाँ से इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे कि 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो आपका जो है लंबा प्रोसीजर, मतलब लंबा सा मेथड है, परंतु आपको इतना लंबा मेथड नहीं करना है क्योंकि आपसे डायरेक्ट MCQ के फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप इसको जो है सॉल्व करने के लिए आप ध्यान रखें कि अगर आपको मोलों की संख्या कभी भी पूछी जाए कि मोलों की संख्या इसमें ज्ञात करें, तो मोलों की संख्या के लिए आपका सीधा फॉर्मूला होता है कि दिया गया द्रव्यमान। तो आप नोट डाउन कर लें कि जो मोलों की संख्या होती है उसका फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो यह आपका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले जो दिया गया द्रव्यमान, तो यहाँ पर जो दिया गया द्रव्यमान है वो है 52 ग्राम, यानी आपको हीलियम का 52 ग्राम यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है। अब आपको जो है मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। तो आप सभी को पता होगा कि मोलर द्रव्यमान को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो हीलियम है, हीलियम का जो आपका द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक तो 2 होता है, परंतु इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वह होता है 4, यानी 4U हो जाएगा। 2 आपका जो होता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है 4। तो आपका जो मोलर द्रव्यमान होगा हीलियम का वह होगा 4। तो आपका फॉर्मूला होता है कि मोलों की संख्या निकालने का, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान। तो यहाँ पर आपको दिया गया द्रव्यमान था 52 ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान आपने अभी कैलकुलेट किया, कितना होता है हीलियम का 4, तो अपॉन 4। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 13। तो यहाँ से जो सही जवाब होगा वह होगा 13 मोल। तो आपके 52 ग्राम हीलियम में आपके टोटल 13 मोल प्रेजेंट होंगे। तो इसी प्रकार से आप अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछी जाए तो आप इसी प्रकार इनको सॉल्व करें। तो अगला क्वेश्चन है आपका 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 132 ग्राम्स ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस सभी लोग इस प्रश्न को सॉल्व करें और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। देखते हैं कितने लोग इसको सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो सभी लोग इसको कमेंट करके जवाब जरूर दें। साथ ही में आप लोग चाहते हैं कि यह इस प्रकार के वीडियोज आपको डेली मिलते रहें प्रतिदिन, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम, फेसबुक पर जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करना है। इससे हमें भी जो है आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियो प्रतिदिन आपको मिलते रहें।